कविता क्या है, कैसे है, कविता की रचना कैसे होती है, अनुपम ने अच्छा खासा आप लोगों को बता दिया। अच्छी सीख मिल गई होगी। मैं अपनी कविताओं के बारे में बात करूंगी। भाषा है तो कविता होगी, चाहे विज्ञान हो, दर्शन हो, कुछ भी ना हो, कविता होगी ही। चाहे वो इतना ही अर्थहीन क्यों ना हो। राम आता है हमको कुछ नहीं जाता है इतना ही अर्थहीन क्यों ना हो, पर कविता किसी भी रूप में उपस्थित होगी। मेरी कविताएं भी हैं, जैसी भी हैं, वो क्यों और कैसे हैं वो मैं एक आध पंक्ति में बताती चली जाऊंगी। जैसे मसलन पहली कविता, यह कविता मेरा भतीजा अभी 2.25 साल का है। पिछले साल जब वो लगभग 1 साल का था तो उसने ना चूड़ी डालना अपने हाथों में सीखा। वो चूड़ी अपनी मम्मी की चूड़ियों से खेल रहा था। उसके बाद वो चूड़ी से खेलते खेलते उसने चूड़ी अपने हाथों में डाली और बहुत खुश हो गया। तो उसको जब मैंने देखा, चूंकि कविता मेरी खातिर उद्वेलन है, चाहे वो भावनात्मक उद्वेलन हो सकता है, दुख, गुस्सा, दुख, हर्ष, कुछ भी उद्वेलन हो सकता है, उसको देखकर जो मेरी अनुभूति थी उस वक्त की, वह कविता में 365 दिन और 6 घंटे, इतने वक्त में धरती पूरी करती है परिक्रमा, बदलते हैं ऋतु चक्कर के इस चक्र में, 24 घंटे का होता है घूर्णन, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, दिन का उगना और डूबना है रोज़ की बात, वह जो रोज़ होता है उसमें नया क्या है। रीजा रीजा रिश्ते संसार में सब पहले से है, सब वही है जो हो चुका है, पुरानी बातें पुराने संवाद वही तौर तरीका, नष्ट होने की वही पुरातन जद्दोजहद, एक भंवर है सर्वस्व उद्रस्त करने को आतुर, पुरानेपन के इस भंवर में कवि ढूंढता है नएपन के प्रतीक, सूरज का उगना प्राचीनतम है, भोर का खिलना भी, फिर भी हर आज नया होता है, जन्म लेना मनुष्यों के इतिहास की सबसे पुरानी बात है, हर शिशु वैसे ही तो पैदा होता है माता के गर्भ से, नया है हर शिशु का अपनी नज़र से दुनिया देखना, शिशु हर सीखी हुई चीज़ सीखता है, हर जानी हुई चीज़ जानने की उत्कंठा में होता है, शिशु की उत्कंठा नएपन का अभिरूप है, यह दर्ज करता है सीखना इस संसार में सबसे नई चीज़ है। एक कविता जो मुझे 2018-19 की बात है और मैंने अपने जीवन का एक खासा वक्त बतौर सिंगल मदर गुजारा है। मुझे बुखार था, उसी दरमियान मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक खबर चमकी कि एक सिंगल मदर थी जिसकी मौत नींद में हो गई थी और 3 साल की बेटी जो है उसके बगल में सोती रही थी। उस कविता, चूँकि मैं खुद भी एक सिंगल मदर रही हूँ, तो उस कविता ने मुझ पर क्या असर दिया, उस खबर ने मुझ पर क्या असर किया, वह कविता में आधी रात के बाद भी नींद आँखों से दूर, बहुत दूर है, बुखार में तपता हुआ बदन दर्द से अकड़ते हुए पुकारना चाहता है कई कई नाम, रात इतनी सूनी है कि मन का स्वर भी कुंद हो जाता है, ऐसे ही सूने पलों में सबसे करीब लगती है मोबाइल फ़ोन की चमकती स्क्रीन। दुनियादारी में मशगूल हो जाना दर्द को भुलाने का बेहतरीन नुस्खा है। स्क्रीन पर कई खबरें चमकती हैं। पहली खबर है एक माँ की जिसे कैंसर लील गया था नींद में और बगल में सोती रही थी 3 साल की छोटी बच्ची। सिहर उठती है फ़ोन थामी हुई उंगलियां, खबर पढ़ रही एकल माँ की, सहम कर अपना हाथ देखती है, जिंदगी की रेखा खूब लंबी है, यह सुकून की बात है। वह सोचती है इन रेखाओं को लंबा होना ही था, बगल में सोते बच्चे की खातिर ईश्वर एकल माँओं को मरने की इजाज़त नहीं देता है। कुछ ज़रूरी और गैर ज़रूरी बातें दुनियादारी को देखते हुए, स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए, ज़िंदगी बतौर स्त्री ज़िंदगी जीते हुए, आपको पता है कोविड के वक्त स्त्रियों, जो डोमेस्टिक वायलेंस था, स्त्रियों पे होने वाली जो घरेलू हिंसा थी वह 2 गुनी हो गई थी और विमेन डाइड बाय सुसाइड की संख्या, मतलब आत्महत्या की वजह से मरने वाली स्त्रियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा नहीं था कि सारी स्त्रियों को मारा पीटा ही जा रहा था। वजह क्या थी? वह चाबुक नहीं था जिसके निशान आत्मा पर छूटे थे। चाबुक या नश्तर तब कम चोट देते हैं जब वे अपने भौतिक रूप में होते हैं। उनकी मार सबसे घातक तब होती है जब वे शब्द रूप में ढलते हैं। पुरानी औरतें कहती थीं, कड़वे बोलों से गिर जाता था गर्भ, कोसने से सूख जाता था लहलहाता पेड़,
पिछले दिनों पता चला आत्महत्या करने वाली गृहिणियों के मरने की सबसे बड़ी वजह थे शब्द। वे शब्द जो चाबुक और नश्तर बन रोज उनकी आत्मा के देह को नष्ट कर रहे थे। दूसरी खबर पढ़ते हुए जोड़ी भर आंखें गिन रही थीं वे तमाम मौके जब स्त्रियों के रक्त से सींची हुई सभ्यताएं बर्बर हो रही थीं स्त्रियों के ही हाथ। इस निष्कर्ष पर पहुंचना हजारों सालों के इतिहास का दुख खंगालना है। त्रासदियां अमूमन औरतों के ही नाम हुई, आरोप भी अधिकतम औरतों के ही सिर मढ़ा गया। और इसी का तीसरा हिस्सा है, दरअसल हम सब के पास ना आजकल तमाम तरह की खबर आते हैं कि वहाँ पर मंदिर था, बहुत पहले मंदिर था। एक झूठ है जो हर किसी के पास है, और ऐसा समय आ गया है कि अब इतनी ज़्यादा विरक्ति हो गई कि उस झूठ को भी झुठलाने का मन नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार चिल्लाया ही जाए, महत्वपूर्ण नहीं कि हर बार बताया ही जाए, यह भी आवश्यक नहीं कि ज़ोर से कहे जा रहे झूठ को झुठलाने की कोशिश की जाए। यह समय है साथ खड़े रहने का, पारस्परिक विश्वास का। यह समय है हाथ पकड़ने का, नसों में दौड़ रही गर्माहट और सांसों में बस रहे प्रेम के एहसास का। दुनिया कैसी भी हो, भरोसे की सीढ़ी पहली होनी ही चाहिए। भरोसा जिसकी बिना पर बोया जाता है प्रेम, प्रेम जिसकी वजह से कहीं बाकी है मनुष्य होना। 6 मिनट हो गए हैं और आखिरी कविता मैं समय गिनती जा रही हूँ। गणित, दरअसल बात यह है कि कवि होने के साथ साथ गणित भी मेजर रहा है ना मेरा। आखिरी कविता, यह कविता पुलवामा में अटैक के बाद लिखी गई थी, और यह कविता मेरे पूर्व साथी के लिए जो कि आर्मी ऑफिसर थे उन पर लिखी गई थी। मेरे पुत्र के पिता, कई साल बीत गए हैं उस दिन को जब मैं और तुम आखिरी बार साथ बैठे थे। पूर्वोत्तर की चढ़ाइयों में महीनों बिताकर तुम लौटे थे महीने भर की छुट्टी पर। मैंने सूटकेस खोलकर सबसे पहले निकाला था तुम्हारा ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म। तमाम विरोधाभासों के बावजूद तुम उस यूनिफॉर्म में भले लगते थे मुझे। कभी तुम्हारा कॉलर ठीक करते हुए, कभी क्रीज बिठाते हुए मेरा प्यार उमड़ आता था हरे रंग से नहाए उस कैमोफ्लेज पर। हम दोनों के बीच का सारा प्यार मैं उड़ेल देती थी तुम्हारी पोशाक पर। मोड़ने से पहले चूम लेती थी कंधे के स्ट्रैप, तुम्हारी जैतूनी बेल्ट और तुम्हारी टोपी, कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा नेह तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहे। अब यह बात पुरानी हुई, अब हम बात नहीं करते हैं, अदालती सम्मन भेजा करते हैं, एक दूसरे को परेशान करने की तमाम कोशिशें किया करते हैं। तारीखों पर तारीख की दुहाई देकर एक दूसरे पर जीत की खुशियां मनाया करते हैं, पर वह कल से पहले तक की बात थी। तुम मेरे पति थे कभी, मेरे पुत्र के पिता सदैव रहोगे। उससे पहले सैनिक हो, वही सैनिक जिसकी जैतूनी पोशाक मुझे सबसे अधिक इंद्रधनुषी लगती थी। मेरे प्रिय सैनिक, हम समानांतर चल रहे दो लोग हैं जिन्हें अब कभी नहीं मिलना है, किंतु मेरा नेह, मेरी संवेदनाएं इस विपत्त काल में अचानक ही तुम्हारे साथ हो गई हैं। मुझसे कह रही हैं सब इंतज़ार करेगा, तलाक के कागज़ों पर अदद हस्ताक्षर भी। उत्साह बढ़ाने के तमाम शब्द कहीं लुप्त हो गए हैं। अब बस दुआ बची है कि तुम प्रखर रहना, प्रखर लौटना अपने घर हर बार छुट्टी में, वह घर जो कभी मेरा था, जहाँ जाने कौन तुम्हारे सूटकेस खोलता होगा। तुम्हारा लौटना ज़रूरी है, मेरे कहीं भी होने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। शुक्रिया।